नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षद द्विवेदी फ्रेंड्स और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, ये आपकी 3 जून की एडिटोरियल एनालिसिस को देख रहे हैं। वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी दोस्तों, चूंकि मैं मुंबई में हूं और यहाँ पे साइक्लोन आया हुआ है। थोड़े बहुत इंटरनेट के डिस्ट्रप्शंस दिखे हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो रही जहां पे मैं रहता हूँ, बट इंटरनेट के चलते थोड़ा लेट हो गई वीडियो। तो सबसे पहला जो एडिटोरियल आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, आपको सामने दिख रहा है, स्क्रिप्टिंग अ न्यू नैरेटिव फॉर कोविड कंट्रोल। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे। कोविड को कंट्रोल करने के लिए, चूंकि कोविड एक वायरस है, कोरोना वायरस है, तो जब एचआईवी आया था इंडिया में लगभग 1986 के दौरान, तो उस समय पे एचआईवी को कंट्रोल करने के लिए, चूंकि आज तक एचआईवी की कोई भी मेडिसिन नहीं बनी है, कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है, तो उसके चलते कुछ सोशल मेजर्स को इंप्लीमेंट किया गया था। तो यहां पे ऑथर ने बताया कि कुछ ऐसे सोशल मेजर्स को कोविड के कंट्रोल के लिए भी इंप्लीमेंट करना जरूरी है। तो इनको देखेंगे इस आर्टिकल में। अगला आर्टिकल जो हम लोग देखेंगे दोस्तों, वो है आपका मल्टीलैटरलिज्म इन अ न्यू कोल्ड वॉर। तो भाई आपको पता है दोस्तों, डब्ल्यूएचओ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। यूएस ऑलमोस्ट डब्ल्यूएचओ को छोड़ चुका है। इंडिया अभी अभी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चेयरमैन बना है। तो इंडिया यहां पर किस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकता है, इसको देखेंगे। इस न्यू कोल्ड वॉर में जहां पे एक साइड पे चाइना नजर आ रहा है, एक साइड पे यूएसए नजर आ रहा है, इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजीज को कैसे बैलेंस करना चाहिए, ये इस आर्टिकल का एनालिसिस होगा इसमें। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसको एक्चुअली मैं समझाऊंगा नहीं, हल्का फुल्का आपको बता देता हूं। ये वाला जो आर्टिकल है, मानसून बाउंटी, क्या है दोस्तों कि ये जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, इसका काम है भाई मानसून को प्रिडिक्ट करना। तो एक या दो गलती निकालनी गई है कि भाई ये बताया गया इस आर्टिकल में कि इंटरनेशनल, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, हाईटेक इक्विपमेंट्स हैं। ये एक ऐसी एजेंसी है जो पैन इंडिया पे काम करती है। उसके बाद भी जो इसका एजम्पशन है मॉनसून को लेके, वो कई बार गलत हुआ है। लास्ट ईयर भी कुछ फैक्टर्स में गलत हुआ है, इस ईयर भी कुछ फैक्टर्स में गलत हुआ है। तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो इसको पढ़ लीजिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए दोस्तों, बट इसके किसी पॉइंट को नोट मत करिएगा। रीजन बीइंग कि ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक गवर्नमेंट एजेंसी है, इसको क्रिटिसाइज करना सही नहीं है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मॉन्यूमेंटल हरी। ये बात कही गई है इसमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट्स की। आपको पता है दोस्तों, राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट का जो 3 किलोमीटर का रास्ता है आपका दिल्ली में, वहां पे नई नई बिल्डिंग्स बनाने की बात की जा रही है। तो कहा जा रहा है कि भाई पुरानी पार्लियामेंट के बजाय नई पार्लियामेंट बनाई जाएगी। बहुत सारे रीजंस दिए गवर्नमेंट ने इसके कि भाई डीलिमिटेशन होगा, तो पार्लियामेंट में नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो बढ़ेंगे, तो उसके लिए नई बिल्डिंग्स बनाने की जरूरत है। नया प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस बनेगा, प्राइम मिनिस्टर का नया रेजिडेंस बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट का नया रेजिडेंस बनेगा। जो पुरानी बिल्डिंग होगी उनको म्यूजियम बना दिया जाएगा। लेकिन इसके सामने बहुत सारी चैलेंजेस दिए गए हैं, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, लैंड एक्विजिशन को प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया है, जल्दी कर लिया गया है। जो पुरानी बिल्डिंग है तुरंत उनको तोड़ने की बात हो रही है। जो लोकल रेजिडेंट्स है वो इस प्रोजेक्ट से खुश नहीं है। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि एक बार उसको दोबारा सोचने की जरूरत है या कुछ दिन के लिए पॉज करने की जरूरत है। पढ़ लीजिए, कुछ बहुत इसमें दिमाग लगा के समझाने वाला है नहीं, इसलिए हमने अलग से डिस्कस नहीं किया है। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, सीजिंग द मूवमेंट एट द डब्ल्यूएचओ। अब चूंकि हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो एग्जीक्यूटिव चेयर के चेयरमैन बने हैं आपके डब्ल्यूएचओ असेंबली में। तो ऑब्वियस सी बात है, 5 वो कौन से स्टेप्स हैं जो इंडिया को एज एन एग्जीक्यूटिव चेयर लेने चाहिए, उसके बारे में यहां बात की। तो उन 5 स्टेप्स को यहां पे मैं समझाऊंगा। अगला आर्टिकल है दोस्तों, इसको मैंने अलग से डिस्कस नहीं किया, उसका रीजन बताता हूं। अ रिफॉर्मेटिव एंड फिस्कल पैकेज, 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज हुआ है आत्मनिर्भर स्कीम के अंदर, आप सबको पता है। उसकी यहां पे एनालिसिस दे रखी है। दोस्तों बात यह है कि इस आर्टिकल को लिखा है आपके एस एन सुब्रमण्यम जी ने। एस एन सुब्रमण्यम जी सीईओ हैं, एमडी हैं लार्सन एंड ट्यूब्रो के, और ऑब्वियस बात है इन्होंने गवर्नमेंट के इस पैकेज की तारीफ की है। तो अब ऑब्वियस बात है, ये भाई एक बड़ी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और इन बड़ी कंपनीज के लिए तो बहुत जबरदस्त पैकेजेस इसमें अनाउंस किए गए हैं। कम रेट पे बड़ी कंपनियां पैसा उठा सकती, तो इनको तो ये पैकेज अच्छा लगेगा ही। तो इन्होंने काफी तारीफ की है इन पैकेजेस की, आप चाहें तो उसको पढ़ के देख सकते हैं दोस्तों। तो ये सारे आर्टिकल्स मैं आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। आपने अब तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक कर लीजिए दोस्तों। आगे चलते हैं। फर्स्ट आर्टिकल देखिए, 3 आर्टिकल्स में डिस्कस कर रहा हूं, बाकी जो जिन आर्टिकल्स में थोड़ा मोड़ा क्या बता रखा है वो मैंने ऊपर से आपको बता दिया। बाकी इंडिविजुअल वीडियोस में बनाता रहता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि अपनी इस वीडियो को 30 मिनट का रखूं दोस्तों, और भी करंट अफेयर्स की वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। पहली चीज, स्क्रिप्टिंग अ न्यू नैरेटिव फॉर कोविड कंट्रोल, इसको लिखा है एमएस शेषाद्री जी ने और टी जैकब जॉन जी ने इसको लिखा है। तो 2 लोगों ने मिलकर इस आर्टिकल को लिख रखा है दोस्तों। जो शेषाद्री जी हैं
ये भाई क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के साथ जुड़े हुए हैं, और जो टी जैकब जॉन है रिटायर्ड प्रोफेसर है क्लिनिकल वीरोलॉजी वेल्लोर के। खैर बड़े बड़े लोगों ने आर्टिकल लिख रखा है। इन्होंने क्या क्या रखा है दोस्तों, देखिए कोविड 19 पैंडेमिक चाइना में शुरुआत में फैला था, पूरी दुनिया को इसके बारे में मालूम पड़ गया था, लेकिन इनका यह बोलना है कि इंडिया में कुछ गलतियां हुई हैं इस वायरस के कंटेनमेंट पे, और उस गलती के चलते हमें बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। केवल इंडिया से यह गलती नहीं हुई है दोस्तों, पूरी दुनिया भर से यह गलती हुई है। क्या हुआ, चाइना में यह वायरस उभरा। जब चाइना में यह वायरस उभरा तो हमने क्या किया कि भाई चाइना से आने वाले लोगों पे बैन लगा दिया, चाइना से आने वाले सामान पे हल्का फुल्का बैन लगाया गया। तो भाई वायरस चाइना से इंपोर्ट होकर इंडिया में ना आ जाए, और आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज है उससे इंपोर्ट होकर इंडिया में ना आ जाए जहां पे ज्यादा फैल रहा था, उसके लिए हमने स्टेप्स लिए। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, बहुत सी वेस्ट की कंट्रीज थी, बहुत सी वेस्ट एशियन की कंट्रीज थी जहां पे ये वायरस तेजी से बढ़ रहा था, वहां से आने वाले लोगों पे हमने बैन नहीं लगाया दोस्तों। तो हमने क्या किया कि हमको लगा कि भाई चाइना से आ रहा वायरस और एक दो जगहों से आ रहा, चाइना के आसपास की कंट्री से, तो वहां से आने वाले लोगों पे बैन लगा दो तो वायरस को कंटेन कर पाएंगे। लेकिन और भी जगहों पे बैन लगाने की जरूरत थी जो हमने नहीं लगाया दोस्तों। अब जब वायरस इंडिया में फैलने लगा, तब जब लीडर्स के आंखें खुली, उनको समझ में आया, उनको हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बताया कि भाई ये बहुत बड़ा हो सकता है, तो मार्च 24 को एकदम से एब्रप्टली पूरा नेशन वाइड लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया। कोई बात नहीं, अब यहां पे कुछ विजडम की बात कही गई है। क्या क्या कहा गया है, देखिए एक्सपर्ट्स का यह बोलना है कि भाई हम लोग धीरे धीरे अपने कामों में, अपनी सोशल प्रैक्टिसेस में इस वायरस से लड़ने की चीजों को अडॉप्ट करेंगे। जैसे कि हम मास्क पहनेंगे, हम ग्लव्स पहनेंगे, दूर रहेंगे, तो जो हाथ मिलाने का हमारे यहां पे आप कह सकते हैं कि एक रिवाज रहा है वो अब कम होगा। लेकिन एक सिस्टमैटिक शिफ्ट की जरूरत है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिंड्रोमिक डायग्नोसिस नाम की एक चीज होती, कहा जाता है कि जब एचआईवी फैलना शुरू हुआ था दुनिया में, और 1986 में जब पहला एचआईवी का केस पहुंचा था इंडिया में, तो उस समय पे डब्ल्यूएचओ ने इंडिया के जो लीडर्स थे और इंडिया को यह हिदायत दी थी कि आप सिंड्रोमिक डायग्नोसिस को फॉलो करें। सिंड्रोमिक डायग्नोसिस क्या होती है कि भाई एचआईवी के सिम्टम्स के हिसाब से आप चेकिंग करवाइए कि हाँ भाई इस पर्सन को एचआईवी है या नहीं है। मतलब किसी बीमारी को पकड़ने के लिए आप क्या करो कि भाई उस बीमारी के सिम्टम्स को पकड़ो। अगर किसी पर्सन में उस बीमारी के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो उस पर आप ध्यान दो। लेकिन इंडिया ने क्या बोला, इंडिया ने बोला कि भाई इस एचआईवी की प्रॉब्लम को और इस एड्स की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए उस समय पे इंडिया ने एक मल्टी प्रोंग्ड इंटरवेंशन लिया, एक सोशल वैक्सीन को लेके आए। वो क्या थी ये सोशल वैक्सीन? सोशल वैक्सीन ये थी कि सबसे पहले लोगों को यह समझाना शुरू किया गया भाई कि एचआईवी कैसे फैलता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू एचआईवी फैलता है, ये लोगों को बताना जरूरी था। अब ये बात 1986 के जमाने में थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि वल्गर है, बट जरूरी था बताना। उसके बाद सोशल वैक्सीन के तहत क्या किया गया कि भाई हॉस्पिटल में इंफेक्शंस ना फैले। अब हॉस्पिटल्स में सबसे ज्यादा इंफेक्शन फैलने के चांसेस हैं। हॉस्पिटल में देखिए नीडल्स का इस्तेमाल करके ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, किसी को दवाई दी जाती है, तो यूज्ड सिरिंजेस को डिस्पोज कर देना है, उनको दोबारा एक दूसरे पर्सन के लिए यूज नहीं करना है। तो ये हॉस्पिटल इंफेक्शन कंट्रोल सोशल वैक्सीन का हिस्सा था। फिर इनोवेटिव लेबोरेटरी टेस्टिंग टैक्टिक, यानी कि लेबोरेटरी में आप ब्लड सैंपल लेके ये टेस्ट करेंगे कि भाई इस पर्सन को एचआईवी है या नहीं है। इस सोशल वैक्सीन के चलते आज एचआईवी के जो टेस्ट हैं वो हर डायग्नोस्टिक लैब में हो रहे हैं और काफी सस्ते हो रहे हैं। फिर ये बोला गया कि सेंटिनल सर्वेलेंस। अब सवाल उठता है कि भाई ये सेंटिनल सर्वेलेंस क्या होता है? सेंटिनल सर्वेलेंस में क्या होता है दोस्तों कि एक जगह पे ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करके आप ये पकड़ने की कोशिश करो कि किसको ये प्रॉब्लम है, किसको ये प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए सेंटिनल सर्वेलेंस में कम्युनिटी लेवल पे आपने चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की। मान लीजिए किसी एक कम्युनिटी में किसी एक पर्सन को एक बीमारी हो गई, तो उसके आसपास के पर्सन को चेक करके आपने देखा ही कहीं उससे तो ये बीमारी नहीं ट्रांसफर हो गई है, तो इसको बोला गया सेंटिनल सर्वेलेंस। तो सेंटिनल सर्वेलेंस को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, सोशल वैक्सीन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया एड्स के लिए। फिर स्लेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत थी। और जैसे कि आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाइए दोस्तों, आप एम्स में जाइए, गंगा राम हॉस्पिटल में जाइए दिल्ली में, वहां पे जाके अपना ब्लड दे आइए।
ठीक है, जब आप अपना ब्लड दे आओगे उसके बाद आपका ब्लड बहुत सारे टेस्ट के थ्रू जाएगा और उस टेस्ट में एक एचआईवी का टेस्ट भी होगा। ओके, तो इस ब्लड टेस्ट की जरूरत है, नहीं तो पता चला किसी ने ब्लड अपना डोनेट किया, वो एचआईवी पॉजिटिव है, वो ब्लड किसी और को चढ़ा दिया गया तो उसको भी हो जाएगा। तो भाई लैब टेस्टिंग को लेके आया गया। तो आप देख सकते हैं कि एचआईवी से रिलेटेड चीजों में बहुत सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी लेके आई गई। कहा गया है कि भाई कोविड 19 के स्प्रेड को रोकने के लिए भी इसी की जरूरत है। शुरू शुरू में क्या हो रहा था दोस्तों, जब कोविड 19 के टेस्ट शुरू हुए तो सबसे पहले तरीके का जो टेस्ट आया वो आया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें एक छोटी सी ट्यूब को आपकी नाक में या फिर आपकी गर्दन तक डाल के वो आपका सैंपल लेंगे और इससे चेक किया जाएगा कि भाई आपको कोविड 19 है कि नहीं है। ये एक तरीके का कह सकते हैं आरएनए होता है, आरएनए और डीएनए की कुछ इंटरमिक्सिंग से आप पता कर सकते हो कि आपको कोविड 19 होगा कि नहीं होगा। तो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एक रिवर्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू ये पता चलाया जाता है कि भाई किसी को कोविड 19 है कि नहीं है। अब टेस्टिंग के लिए शुरू शुरू में इसको इस्तेमाल किया गया। यहां पे ऑथर ने क्या बोला है कि भाई डब्ल्यूएचओ ने इंडिया को बोला कि जितना ज्यादा टेस्ट कर सको उतना टेस्ट करो, टेस्ट करो, टेस्ट करो, टेस्ट करो। यहां पे ऑथर क्या बोल रहा है, ऑथर ये बोल रहा है कि भाई ब्लाइंड टेस्टिंग जरूरी नहीं है इंडिया में। जरूरी यह है कि फिजिशियन पहले एक पर्सन की डायग्नोसिस करे, उसकी डायग्नोसिस करने के बाद अगर मान लीजिए उसको बुखार आ रहा है तो उसको क्वारंटाइन करने के लिए बोला जाए। क्वारंटाइन करने के बाद भी मान लीजिए उसको बुखार नहीं जा रहा है तो एक टेस्टिंग होनी चाहिए, ना कि डब्ल्यूएचओ की तरह की भाई तुरंत ही किसी को बुखार आया उसका टेस्ट कर दिया। उसका रीजन ऑथर ने यह भी कहा है दोस्तों कि इंडिया में पहली बात इतनी टेस्टिंग कैपेसिटी है नहीं। अगर आप मई 18 तक का डेटा देखें तो मई 18 तक इंडिया की पॉपुलेशन का केवल 0.17% लोगों को टेस्ट किया गया और उसी से लगभग 1 लाख इंफेक्शन निकल आए। तो अब आप ये सोच सकते हो कि भाई 0.17% का टेस्टिंग में 1 लाख इंफेक्शन निकल आए, 100% में केवल 0.17% लोगों की टेस्ट हुई। उसके बाद यहां पे ऑथर ने एक चीज बोली है कि जब एचआईवी का ट्रांसमिशन बढ़ना हुआ तो पब्लिक बिहेवियर कैसे चेंज हुआ, जब लोगों को बताया गया कि भाई प्रिकॉशंस लीजिए नहीं तो आपको भी बीमारी हो जाएगी। तो आप देखेंगे स्कूल्स और कॉलेजेस में रेड रिबन क्लब शुरू हो गए। वो रेड रिबन क्लब्स एचआईवी से रिलेटेड जो जागरूकता है वो यंगस्टर्स में बढ़ाते हैं कि भाई सेफ सेक्स होना चाहिए। इस तरीके की चीजें होने लगी इंडिया में और जरूरी था उसको बढ़ाना, क्योंकि सेक्स तो पहले भी हो रहा था लेकिन सेफ नहीं था। तो भाई एचआईवी ना फैले तो उसके लिए उसको सेफ करना जरूरी था। अब आगे बात करें, जब आई बात कोविड 19 की, कोविड 19 में भाई कम्युनिटी स्प्रेड को अभी के लिए कह सकते हैं कि इंडिया में बहुत जगहों पे तोड़ दिया गया है, लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई जैसे जो इलाके हैं वहां पे अभी भी कम्युनिटी स्प्रेड एक छोटे लेवल पे चल रहा है। और खासकर जो हेल्थ केयर पर्सनल थे उनमें से बहुत सारे लोगों को ये कोविड 19 हो गया। तो एचआईवी की तरह जो ऑथर है वो कोविड 19 के लिए क्या बोलता है, कोविड 19 के लिए ये ऑथर बोल रहा है कि भाई कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने की जरूरत है। अब बहुत सारे हेल्थ केयर पर्सनल्स को कोविड 19 हो गया, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो उन लोगों के टच में आ रहे थे जिनको कोविड 19 था। तो अब ऑथर ने बोला कि भाई बिहेवियर मॉडिफिकेशन एक परमानेंट चेंज होना चाहिए लोगों के अंदर। इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया है हांगकांग का, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है ताइवान का। हांगकांग और ताइवान में अब जो मास्क का यूजेज है ना ये ऑलमोस्ट यूनिवर्सल हो चुका है। कोई इंसान आपको बिना मास्क के नजर ही नहीं आएगा। और यहां पे ऑथर एक और चीज बोल रहा है कि हम लोग का माइंडसेट कुछ ऐसा है कि हम लोग बड़ी प्रॉब्लम के लिए हमेशा एक बड़े सॉल्यूशन को ढूंढते हैं, लेकिन यहां पे ऑथर कह रहा है कि भाई मास्क को पहनना एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। अगर हर बच्चा, हर आदमी, हर चाइल्ड बाहर निकलता है और मास्क पहनता है तो भाई लॉकडाउन से ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है वो अपने आप को। तो मास्क को पहनना एक सिंपल सॉल्यूशन है और इसका जो इंपैक्ट है ना वो लॉकडाउन से ज्यादा अच्छा होगा। ये जो एपिडेमिक के कर्व को फ्लैटन कर देगा, यानी कि जो बढ़ने का रेट है बीमारी का उसको फ्लैटन कर देगा, धीमे कर देगा। ये बात बोली गई है। लॉकडाउन के बहुत से नुकसान है भाई। तो भाई सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पे 1% डिसएडवांटेज आ जाता है जब लॉकडाउन की बात की जाती है। एकदम से लॉकडाउन अनाउंस हो गया, अब कोई आदमी नौकरी कर रहा था वो नौकरी भी नहीं जा पा रहा, पैसे नहीं कमा पा रहा है, पैसे नहीं कमा पा रहा तो खाए क्या, ये बात बोली गई। इसके साथ बहुत सारे और सॉल्यूशंस बताए हैं, जैसे कि कॉलरा की बीमारी के लिए ओरल रिहाइड्रेशन बताया था एचएन चटर्जी जी ने 1957 में। ओके दोस्तों, इस आइडिया को जो कि एचएन चटर्जी जी ने 1957 में बताया था ओरल रिहाइड्रेशन वाला, इसको मेडिकल प्रोफेशनल्स ने 10 साल बाद, डिकेड्स बाद माना। तो जो सॉल्यूशंस बहुत सिंपल सॉल्यूशंस पहले बता दिए गए थे उनको बहुत बाद में माना गया। तो जरूरी यह है कि यहां पे सॉल्यूशंस को पहले आइडेंटिफाई किया जाए, ये बोला दोस्तों। उसके बाद
वाइज क्लिनिशियंस देखिए मेक प्रिजेंटिव क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस इन्फॉर्म्ड बाय एपिडेमियोलॉजिकल सेटिंग, पेशेंट हिस्ट्री, फिजिकल, लेबोरेटरी टेस्ट यूज्ड टू क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए दोस्तों, बताता हूं। ऑथर ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज के रिलेटेड डॉक्टर से मिलने जाओगे तो डॉक्टर नॉर्मल केस में क्या करेगा कि पहले चीजों को देखेगा, देखने के बाद आपको कुछ दिन के लिए क्वारंटाइन होने को करेगा, आपकी हिस्ट्री को देखेगा और सीधे सीधे आपको टेस्ट नहीं बताएगा। पहले आपसे कहेगा आप थोड़े दिन रुकिए, इन दवाइयों को खाइए, अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है तो फिर आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस करेंगे, आपका टेस्ट करेंगे। इनफैक्ट बहुत सारे टेस्टों में क्या होता है कि वो 50 से 60% एक्यूरेट होते हैं, कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं होते। कोरोना वायरस के चक्कर में भी यही हो रहा दोस्तों। कोरोना वायरस के केस में जो पीसीआर वाला टेस्ट बताया दोस्तों मैंने आपको, इस पीसीआर टेस्ट में क्या हो रहा है, इस पीसीआर टेस्ट की जो एफिशिएंसी है वो लगभग 66% है। ये भी आपको बताया ना मैंने, रिवर्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। अब क्या होता है, मैंने कुछ और आर्टिकल्स को भी पढ़ा है, वहां पे ये बताया गया कि जो रिवर्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का टेस्ट है ना, ये वैसे अगर प्रॉपर सेटिंग में, आइडियल सेटिंग में किया जाए तो ये 100% एफिशिएंट है। लेकिन जिस सेटिंग में अभी कोरोना वायरस में इसको किया जा रहा है, वहां पे केवल 66% इसकी एफिशिएंसी निकल के आ रही है। मतलब 3 में से 1 आदमी को गलत बता दिया जाएगा कि आपको कोरोना वायरस नहीं है, जबकि उसको कोरोना वायरस होगा। तो जरूरी यह है कि प्रॉपर तरीके से पहले डायग्नोस्टिस किया जाए, उसको क्वारंटाइन किया जाए और क्वारंटाइन के बाद अगर उसका प्रॉब्लम नहीं जाती है तब उसका टेस्ट कराया जाए। और उस टेस्ट में आप पीसीआर टेस्ट को भी करा सकते हैं प्रॉपर तरीके से, साथ साथ जो एंटीबॉडी वाला टेस्ट होता है जिसमें आप ब्लड सैंपल लेते हैं और उसमें कोरोना वायरस की एंटीबॉडी देखते हैं, वो भी करा सकते हैं। जिसको ब्रीदिंग की डिफिकल्टी है उसको एक एक्सरे कराने की जरूरत है चेस्ट की, ताकि यह पता चल जाए कि कहीं उसे निमोनिया तो नहीं हो गया। अब आगे चलता हूं दोस्तों, बहुत जल्दी जल्दी मैं इस चीज को कंप्लीट कराता हूं। खास बात यह है कि मोर्टिलिटी कर्व को स्टीप करने की जरूरत है, इसलिए 60 साल से ज्यादा के जो लोग हैं, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, ओबेसिटी है, वो लोग ज्यादा टेंशन पे हैं, ज्यादा रिस्क पे हैं, तो उन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में जो 60 साल से ज्यादा के लोग हैं वो बहुत ज्यादा हैं, इंडिया में कम है। तो इंडिया जो मोर्टिलिटी कर्व है उसको बहुत आसानी से फ्लैटन कर सकता है। सोशल वैक्सीन यहां पे जरूरी है। सोशल वैक्सीन क्या है दोस्तों, मैं आपको पहले बता चुका हूं। एटीट्यूडनल और बिहेवियर चेंजेस की जरूरत है। मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए और लोगों को समझा के पहनवाइए, उनके साथ जबरदस्ती मत करिए, तो उनको समझ में आ जाएगा। ये बात बोली गई। और जमीन पे आप क्या कर सकते हो, तो एक कोविड-19 की कमेटी बना सकते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे, हेल्थ मैनेजमेंट के प्रोफेशनल होंगे, इंडस्ट्री, बिजनेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सबके लोग होंगे। ये बात कही गई और बाद में यही कमेटी आपकी एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी में बैठ जाएगी, बदल जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स बताए गए दोस्तों। यहाँ पे काफी समय लग गया इस आर्टिकल को डिस्कस करने में, आगे चलते हैं। मल्टीलेटरलिज्म इन द न्यू कोल्ड वॉर, इसके बारे में बात करेंगे। क्या बताया गया यहाँ पे देखिए, इंडिया कैन सेट द वर्ल्ड रिस्पॉन्स ऑल्सो यूजिंग द अपॉर्चुनिटी टू रिकवर इट्स ग्लोबल थॉट लीडरशिप। देखिए दोस्तों क्या है कि आज की डेट में कोल्ड वॉर की सिचुएशन आ रही है। एक तरफ यूएसए दिख रहा है, एक तरफ चाइना दिख रहा है। ऑथर क्या बोल रहा है कि भाई एक ग्लोबल ट्रायमविरेट बनाने की जरूरत है। ग्लोबल ट्रायमविरेट, ट्रायमविरेट क्या होता है, 3 सेंटर्स ऑफ पावर। कोल्ड वॉर में क्या था, 2 सेंटर्स ऑफ पावर होते हैं, यहां 3 सेंटर्स ऑफ पावर। अब एक चीज और बोली यहां पे ऑथर ने, ये जो नया कोल्ड वॉर है ना, इस कोल्ड वॉर को डिफाइन किससे किया गया, इसको मिलिट्री पावर या टेरिटरी से डिफाइन नहीं किया गया, इसको टेक्नोलॉजी से डिफाइन किया गया, इसको ट्रेड से डिफाइन किया गया। आज की डेट में जो चाइना आगे निकल गया है और यूएसए को चैलेंज कर रहा है, वो अपने ट्रेड पावर के दम पे चैलेंज कर रहा है, अपनी इकोनॉमी के दम पे चैलेंज कर रहा है, अपनी टेक्नोलॉजीज के दम पे चैलेंज कर रहा है। वो टेक्नोलॉजी में, ट्रेड में यूएसए को टक्कर दे रहा है, भले वो मिलिट्री में यूएसए को टक्कर ना दे पाए। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं ऑथर ने। ऑथर ने बोला है कि भाई जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल पे कब्जा किया तो बंगाल के लैंड रेवेन्यू का इस्तेमाल करके ब्रिटिशर्स ने पूरे सब कॉन्टिनेंट पे धीरे धीरे अपना कंट्रोल बनाना शुरू किया। यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जांपल देके ऑथर ने बोला है कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स चूंकि कैपिटलिस्ट ब्लॉक का था, उसने कम्युनिस्ट ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश की और उस कम्युनिस्ट ब्लॉक को तोड़ने का एंड क्या हुआ कि चाइना आज की डेट में यूएसए की लीडरशिप को चैलेंज कर रहा है। अब देखिए इंडिया की बात की जाए, देखिए इंडिया को एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की एग्जीक्यूटिव चेयर मिली है। तो जो भाई एग्जीक्यूटिव बोर्ड है आपका वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का, जो इसकी मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी, उसके चेयर पे बैठे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ये हर्षवर्धन जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। ओके, तो इस जगह पे इंडिया एक लीडरशिप ले सकता है। इंडिया को पास इंटरनेशनल एरा पे करने के लिए क्या क्या है ये बताया गया यहाँ पे। तो भाई एज अ चेयर ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इंडिया कुछ कर सकता है। फिर सितंबर में
यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली मिलके एक थीम को डिस्कस करेगी, थीम है द फ्यूचर वी वांट, वहां पे इंडिया कुछ कर सकता है। फिर 2021 में इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ज्वाइन करेगा एज अ नॉन परमानेंट सीट, वहां इंडिया कुछ कर सकता है। फिर आपको पता है ना 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट, तो उसमें इंडिया आएगा। और फिर 2021 में ब्रिक्स समिट को भी इंडिया चेयर करेगा, वहां इंडिया कुछ कर सकता है। 2022 में इंडिया G20 के समिट को चेयर करेगा। तो आप देख सकते हैं कि अगले 2 सालों में इंडिया के सामने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज उठ के आ रही है इंटरनेशनल एजेंडा पे, और वहां पे ये ऑथर बोल रहा है कि इंडिया एक यूनिक प्रोपोजिशन पूरी दुनिया के सामने सेटअप कर सकता है। जैसे कि यहां पे बात की है, ऑथर ने बोला कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सिद्धांत है इंटरनेशनल सिस्टम के लिए कि ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, ये जरूरी है। जरूरी क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया में वायरस का खतरा फैला हुआ है। उस वायरस के खतरे के चलते सबको एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है वायरस से, ना कि वो आपस में लड़े। अब यहां पे ऑथर ने एक और चीज खाया है, क्योंकि कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है और एंटी चाइना स्टैंस बन रहा है पूरी दुनिया भर में, तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। चाइना और यूएसए के बीच में एक तरीके की जंग सी छिड़ी हुई है, तो एशिया में लीडरशिप लेने का चांस है इंडिया के पास। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इंडिया की इकोनॉमी तेज हो, साइंटिफिक रिसर्च अच्छा हो, उसकी सोसाइटी थोड़ा ज्यादा एडवांस्ड हो। तो यहां पे हमारे ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजीज को यूज करके इस ऑथर ने इंडिया को एज अ ग्लोबल लीडर बताने की बात की है। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ थी, एस्ट्रोनॉमिकल कंप्यूटेशन सबसे पहले इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री में शुरू हुआ, आयुर्वेदा, बुद्धिज्म, योगा, इन सब की बात की गई है। हालांकि इंटरनेशनल फोरम में ये सब चीजों की कोई वैल्यू होती नहीं है ज्यादा। अभी क्या गया है, क्लैश की बात की गई। आपको पता है कि भाई अभी अभी जब WHO की असेंबली हुई थी दोस्तों, वहां पे यूएसए और चाइना के बीच में सीधी सीधी क्लैश चल रही है। यूएसए सबसे बड़ा डोनर था WHO को। अब यूएसए ने बोला हम WHO को छोड़ देंगे। जैसे यूएसए ने ये बोला, चाइना की तरफ से एक अनाउंसमेंट आया कि भाई हम WHO को $2 बिलियन देंगे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। खास बात यह है दोस्तों कि सच में चाइना ने जबरदस्त तरीके से WHO पे अपना कंट्रोल दिखाया है, जबकि यूएसए के कंपैरिजन में चाइना बहुत कम पैसा देता है WHO में। यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट का क्या बोलना है? यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट का यह बोलना है कि भाई G7 आउटडेटेड हो रहा है। अब G7 में आते कौन कौन है? तो आप देखिए दोस्तों, G7 में आते हैं भैया कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। यूएसए का यह बोलना है कि भाई ये G7 आउटडेटेड हो गया, G7 इसको एक्सपेंड करना चाहिए, और एक्सपेंड करने के बाद इसमें इंडिया भी आना चाहिए और इसमें आपका रशिया भी आना चाहिए। हालांकि बाद में आवाजें आई हैं कि रशिया को बहुत सारी कंट्रीज नहीं आने देना चाहती हैं। ओके, तो एक प्रॉपर बवाल सा छिड़ गया है। फिर यूएसए ये भी चाहता है कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी थोड़े से रिफॉर्म हो। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जब भी यूएसए किसी रेजोल्यूशन को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मूव करने की कोशिश करता है, चाइना उसको वीटो कर देता है। तो इन 5 जो परमानेंट मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके पास वीटो पावर है। तो भाई वो 5 के अगेंस्ट अगर कोई भी प्रोविजन आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उसको तुरंत वीटो कर दिया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू भी यूएसए चाइना के अगेंस्ट कुछ नहीं कर पा रहा है। ये सब बातें हो रही हैं। अब यहां पे जो जी जिनपिंग एक यूएन रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं। उस यूएन रेजोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई एक नई वैक्सीन डेवलप होती है तो पूरी दुनिया के पास उसका एक्सेस होना चाहिए। अमेरिका में बहुत बारी आवाजें आई है कि अगर कोई मेडिसिन वैक्सीन अमेरिका में बनती है तो सबसे पहले वो अमेरिका में इस्तेमाल होगी, बाद में कहीं जाएगी। फिर दोस्तों हो यह रहा है कि अमेरिका यह भी कह रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो नए इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने थे ना, और उनके लिए जो नए नए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, बोला गया था कि यूएस ने वो इंस्टीट्यूशंस दुनिया पे इंपोज कर दिए। जैसे यूनाइटेड नेशंस बना था, तो कहा जाता है कि यूएसए ने इस यूनाइटेड नेशंस को दुनिया में इंपोज किया। बट पूरी तरीके से यह बात देखिए दोस्तों सही नहीं है। अब यहां पे क्या है, यूएसए के सामने क्या प्रेशर है, यूएसए के सामने क्या चैलेंज है? यूएसए फेसेस एन अपहिल टास्क in seeking to lead a new multi-dimensional institution as China's re-emergence is based on technology, innovation and trade, balancing USA military superiority at a time of declining global trust in free market liberalism central to Western civilization। क्या बोला जा रहा है कि भैया देखिए यूएसए के पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक टास्क है। टास्क क्या है कि भैया दुनिया भर में एक पावर बैलेंस करना है,
देखिए यूएसए हमेशा से अपनी हेगोमोनी दिखाता है, बट चाइना यहाँ पे यूएसए के सामने एक बहुत प्रॉपर अल्टरनेटिव बन के उतरा है, क्योंकि चाइना के पास टेक्नोलॉजी तगड़ी है, इनोवेशन तगड़ा है, ट्रेड तगड़ा है। यूएसए के पास मिलिट्री सुपीरियोरिटी ज्यादा है। लेकिन समझ में ये आ रहा है दोस्तों कि आज की डेट में मिलिट्री सुपीरियोरिटी से ज्यादा डिजिटल सुपीरियोरिटी मैटर कर रही है। आज की डेट में डिजिटल रेवोल्यूशन चल रहा है, और उस डिजिटल रेवोल्यूशन में एशिया आगे निकल रहा है, और एक्चुअली में एशिया में एक कंट्री आगे निकल रही है जो कि आपकी है चाइना। एक तरीके का बहस चल रही, जंग किस टाइप की चली, देखिए जो वेस्टर्न कंट्रीज है दोस्तों, उस वेस्टर्न कंट्रीज में क्या हो रहा है कि भाई यूएस डोमिनेटेड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पे यूएस का दबदबा है। तो इस यूएस के दबदबे को खत्म करने के लिए चाइना क्या लेके आया, तो चाइना लेके आया भाई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का ऑल इनकम्पासिंग एक वेंचर है, जिसमें वो यूएस डोमिनेटेड जो ग्रुप्स हैं उनको अपोज कर रहा है। आगे बात करते हैं, अगर यहां पे नेशनल सिक्योरिटी की बात की जाए, इंडिया के टर्म्स में देखा जाए दोस्तों, तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमें टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी लाने की जरूरत है। केवल मिलिट्री सुपीरियोरिटी की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉडर्न वेरफेयर जिस तरीके से आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस तरीके की लड़ाई होना अब मुश्किल है। अब लड़ाई होगी तो टेक्नोलॉजी में लड़ाई होगी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लड़ाई हो सकती है, साइबर वॉर हो सकता है, स्पेस वॉर हो सकता है। इसलिए हमको एक्सपेंसिव कैपिटल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, हमें मैसिव आर्म इंपोर्ट्स की जरूरत नहीं है, हमें एक ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी बनाने की जरूरत है। हमें चाहिए कि हमारे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़े, हमें चाहिए हमारे देश में 5G टेक्नोलॉजी आए, और ये टेक्नोलॉजी चाइना में स्टेट सेंट्रिक तरीके पे उभर रही है, यूएसए में फर्म सेंट्रिक तरीके पे उभर रही है। तो चाइना में जो स्टेट उनकी है, जो उनकी सरकार है, उसका डोमिनेंस है, यूएसए में जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनका डोमिनेंस है, इंडिया में पब्लिक सेंट्रिक होनी चाहिए, यानी दैट शुड बी अ मिक्सचर ऑफ स्टेट प्लस प्राइवेट ओनरशिप। और ये करके हम अपने आप को दुनिया भर में सामने दिखा सकते हैं। ये इस आर्टिकल में करने को कहा गया दोस्तों, इसको लिखा है फॉर्मल यूएन डिप्लोमेट है मुकुल सनवाल, इन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। अगली बात करते हैं, देखिए ये छोटा सा आर्टिकल है दोस्तों, सीजिंग द मूवमेंट एट डब्ल्यूएचओ। देखिए अब जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि इंडिया के जो हर्षवर्धन जी हैं, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो अब एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो डब्ल्यूएचओ के, इसके चेयर बन गए हैं। तो यहां पे बात क्या कही गई है, यहां पे देखिए सीधे सीधे बात में इस पे पॉइंट पे आऊंगा। पॉइंट ये है कि भाई एज अ चेयर ऑफ डब्ल्यूएचओ वो 5 कौन से एलिमेंट हैं जो इंडिया को अपनी पॉलिसी में रखने चाहिए जब एज अ डब्ल्यूएचओ एग्जीक्यूटिव बॉडी की चेयर की तरह इंडिया वहां पे बैठा है। पहली बात तो यह है कि इंडिया को, पूरी दुनिया को यह याद दिलाना चाहिए कि जो हमारी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है वो है इस एपिडेमिक से लड़ने की, इस पैंडेमिक से लड़ने की। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की फोरमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि आपस में लड़ने की। धीरे धीरे जो वायरस चेन का ट्रांसमिशन है दुनिया में धीरे धीरे टूट रहा है। तो अब इस बात पे ध्यान देना जरूरी है कि ये जो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है इस वायरस का, ये एक्चुअली में शुरुआत इसकी कहां से हुई, इसके जो जूनोटिक ओरिजिन्स हैं ये एक्चुअली में आए कहां से। क्योंकि इस बात के पूरे चांसेस है कि जो वुहान जैसी जगह हैं, जो दूसरे इन्फेक्टेड जोन्स हैं, वहां पे चीज फिर से उभर सकती है। तो फिर से ना उभरे इसलिए इसके ओरिजिन को ढूंढना जरूरी है। तो अगर इसका कोई जूनोटिक ओरिजिन है, एनिमल टू ह्यूमन ओरिजिन है, तो उसको ढूंढना जरूरी है। दूसरी क्या बात की गई दोस्तों, इंडिया शुड लीन ऑन द डब्ल्यूएचओ सेक्रेटेरिएट टू फास्ट ट्रैक द इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द डब्ल्यूएचओ एंड चाइनाज अर्ली रिस्पॉन्स टू द आउटब्रेक। कि भैया जब आउटब्रेक हुआ तो डब्ल्यूएचओ ने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया, जब आउटब्रेक हुआ तो चाइना ने उस पर कैसे रिस्पॉन्ड किया। इसमें डब्ल्यूएचओ सेक्रेटेरिएट को इन्वॉल्व करके इस चीज को फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है कि भाई इनिशियल आउटब्रेक कैसा हुआ है। अब इसमें हो क्या रहा है, भाई दुनिया भर से चाइना के अगेंस्ट आवाजें उठ रही हैं कि भाई चाइना ने गलत रिस्पॉन्स किया, चाइना ने गलत रिस्पॉन्स किया। लेकिन एक मिशन है जिसको बोलते हैं डब्ल्यूएचओ चाइना ज्वाइंट मिशन। डब्ल्यूएचओ चाइना ज्वाइंट मिशन में दुनिया भर के ग्लोबल एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये बोला है कि भाई जब कोविड फैलना शुरू हुआ चाइना के वुहान प्रोविंस में, तो जो उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स गया है चाइना का, दैट इज द मोस्ट एम्बिशियस एंड एग्रेसिव डिसीज कंटेनमेंट एफर्ट इन हिस्ट्री। तो यहां पे देखा जाए एक तरीके की चाइनीज की तारीफ हो रही है कि कैसे उन्होंने इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो इस बात से उन कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है जो कि चाइना को लगातार इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। तीसरा क्या आता है दोस्तों,
India must promote the establishment of an appropriate multilateral governance mechanism for ensuring equitable access to COVID-19 therapeutics and vaccines for all countries. यानी कि कोविड-19 तो देखिए फैल गया है, लेकिन अब कोविड-19 की वैक्सीन पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है। अगर वैक्सीन आती है तो उसके बाद इस चीज को इंश्योर करना जरूरी है कि वो वैक्सीन पूरी दुनिया में अवेलेबल हो, ना कि जिस कंट्री ने उसको डेवलप कर दिया केवल उसके पास अवेलेबल हो। ओके, तो जरूरी है कि जो पेटेंट राइट्स हैं उनको शुरुआत से ही डिसाइड किया जाए, ताकि एक बार वैक्सीन बन जाए तो पूरे दुनिया के लोगों की मदद की जा सके, ना कि केवल उस कंट्री की जिसने उस वैक्सीन को बनाया है। आगे बात करते हैं। चौथा, इंडिया must stay aloof from the West campaign to reseat Taiwan as an observer at the World Health Assembly. World Health Assembly में ताइवान को एक ऑब्जर्वर की तरह बैठाने की बात कर रही है। इस पे वेस्टर्न कंट्रीज जोर डालनी है, लेड बाय यूएसए। इंडिया को इस चीज से थोड़ा दूर रहना चाहिए। देखिए, लास्ट टाइम जब तैपाई 2016 में ने पार्टिसिपेट किया था, तो देखिए उस समय पे क्या था, एक रेजोल्यूशन था, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रेजोल्यूशन ऑफ 2758, जिसके चलते यूएन ने ताइवान को एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना माना था। उसके चलते तैपाई की पार्टिसिपेशन हुई थी। बट इस समय पे जो यूएस का स्टैंस है, वो स्टैंस कुछ इस तरीके का है कि तैपाई एंड एक्चुअली दिस ताइवान इज एक्चुअली नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इंडिया को यह बताने से दूर रहना चाहिए कि भाई ताइवान पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का पार्ट है कि नहीं है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में ये चीज होनी चाहिए। एक चीज ये बोली गई है। फिर फाइनल स्टेप बोला गया कि इंडिया मस्ट लीड द कॉल फॉर अ परमानेंट ग्लोबल बैन ऑन द कंजम्पशन एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स विद लिमिटेड एक्सेप्शंस बिल्ट इन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, स्पेसीज प्रोडक्शन एंड ट्रेडिशनल लाइवलीहुड इंटरेस्ट। यानी ये कहा जा रहा है दोस्तों कि भाई पैंडेमिक तो फैल गया और पूरी कोशिश, इस चीज के पूरे चांसेस हैं कि ये पैंडेमिक एनिमल्स के थ्रू फैला है। तो अगर ये पैंडेमिक एनिमल के थ्रू फैला है दोस्तों, तो जो एनिमल का ट्रेड है, जो इनका कंजम्पशन है, इस पे एक परमानेंट ग्लोबल बैन लगना चाहिए। केवल उन केसेस में इन एनिमल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए जहां पे साइंटिफिक रिसर्च इन्वॉल्व हो, स्पीशीज का प्रोटेक्शन इन्वॉल्व हो, लाइवलीहुड इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। नहीं तो इसको ग्लोबल बैन लगना चाहिए, क्योंकि इस बात पे काफी हद तक ये हामी भरी जा चुकी है कि इस वायरस के जो ओरिजिन्स हैं वो जूनोटिक ओरिजिन्स है, ये एक एनिमल से निकला है। ये बात यहां पे बोली गई दोस्तों। तो यहां पे मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिली होंगी दोस्तों। धीरे धीरे मैं वीडियोस को रिफाइन कर रहा हूं। हो सकता है कि अभी मेरी इन वीडियोस में कुछ कमी हो दोस्तों। जैसे जैसे समय बीतेगा मैं अपनी वीडियोस को और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई डाउट हो, अगर आपको सजेशन देना हो कि भाई ये चीजें चेंजेस की जा सकती हैं, तो आप नीचे शॉप से कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट